Hello students, I Sonia welcome you to my channel Knowledge of Accounts. Today we are going to discuss the journal from class 11th syllabus and we are discussing here some special and important entries from the journal. Okay? जैसे कि आप सब लोग मेरे पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, I was discussing the journal. Okay? So first journal के rules and regulations and what rules are to be followed for debit and credit. Then I told you the method of passing the journal entries and then I explained you some special journal entries, okay, and in that we have covered the bad debts or bad debt recovered and so many other entries, and one video I have made on discount also, that is cash discount and trade discount. Okay, so अब हम उसके और आगे बढ़ते हैं. There are some special and important entries which are there and which happens in the business once in a while. We can't say they are happening on regular basis, but still few are there which are on the regular basis also. So I am going to explain you all. So मैं आप लोग सब लोगों को explain कर देती हूँ कि कौन कौन सी entries हैं जो कि special या important treat की जाती हैं while preparing the journal. Okay. So सबसे पहली entry जो हम आज लेंगे वो कौन सी है? Loss of goods by fire or theft. You know the meaning of fire and you know the meaning of theft also. That means sometime ऐसा होता है कि business के अंदर गोडाउन में या फैक्ट्री में या सडनली कहीं पर आग लग जाती है या चोरी हो जाती है. सो उस तरह के लॉस को हम क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल लॉस. ओके, सो उसको रिकॉर्ड करना जरूरी है एंड इट हैपन्स वंस इन अ वाइल. वी कांट से कि रोज रोज ऐसी चीजें होती हैं, बट कभी अगर ऐसा हो जाता है तो दो कंडीशंस हमारे सामने आती हैं. या तो फर्म ने या बिजनेस ने गुड्स को इंश्योर कराया हुआ है या दे आर नॉट इंश्योर्ड. ओके, सो दोनों केसेस के अंदर एंट्रीज आपकी थोड़ी सी चेंज हो जाती है. ठीक है, अगर तो गुड्स इंश्योर्ड नहीं है तब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, यानी जितने की गुड्स आपकी लॉस्ट हुई, चाहे वो फायर से हुई या वो थेफ्ट से हुई, दोनों ही केसेस में उसको हम रिकॉर्ड करेंगे लॉस बाय फायर और थेफ्ट टू परचेजेस. ओके, यानी वो तो रिकॉर्ड करना ही है. दैट मीन्स जो एक्चुअल लॉस हुआ है बिजनेस को, जितने की गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं, उतने की हम जर्नल एंट्री पास कर देंगे एंड उतने से हमारी परचेजेस कम हो जाएंगी. दैट मीन्स द स्टॉक ऑफ गुड्स विल रिड्यूस. ओके, सो व्हाट एंट्री विल बी पास्ड इफ द गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड एज वेल एज दे आर इंश्योर्ड. यानी दोनों केसेस में ये वाली एंट्री होगी एंड आई हैव रिटन वेरी बोल्ड लेटर कि फर्स्ट एंट्री विल बी पास्ड इन बोथ द कंडीशंस. यानी दोनों कंडीशंस में, अगर इंश्योर्ड है तब भी और अगर नहीं इंश्योर्ड है तब भी. सो पहली हमारी लॉस बाय फायर और थेफ्ट अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट. दिस एंट्री विल बी पास्ड इन बोथ द केसेस. अब अगर गुड्स इंश्योर्ड नहीं है तब तो ये एंट्री यहीं खत्म हो गई. इंश्योर्ड नहीं है, पूरा का पूरा लॉस हो गया और बाद में हम इसको P&L में ट्रांसफर कर देंगे. ठीक है, लेकिन अगर गुड्स इंश्योर्ड है तो इंश्योरेंस कंपनी कुछ ना कुछ अमाउंट पे करेगी, कुछ ना कुछ लॉस हमारा रिकवर करेगी. सो उसके लिए अगर उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तब उसके लिए हमें क्या मिलेगा? बेनिफिट मिल जाएगा उसका, और हमारा लॉस थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी विल शेयर द लॉस, और यू कैन से कंपनसेट द लॉस टू अस. ओके, सो इफ द गुड्स आर इंश्योर्ड तो आपकी पहली एंट्री तो यही होगी, एज आई टोल्ड यू दैट इट विल बी डन इन बोथ द केसेस. तो ये तो होनी ही है. आफ्टर दैट सेकेंड एंट्री आप क्या करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय फायर. यानी आपने क्लेम को लॉन्च किया या कंपनी के पास सबमिट किया कि दिस इज द लॉस विच हैपेंस इन आवर बिजनेस फॉर्म, सो दिस यू हैव टू गिव द क्लेम. ओके, सो इन दैट मैनर इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय फायर और थेफ्ट यू विल राइट. ओके, ये एंट्री एक आ जाएगी. अब अगर कंपनी ने पूरा का पूरा क्लेम एडमिट कर लिया, यानी पूरा क्लेम हमें दे दिया, लाइक 50,000 का नुकसान हुआ, तो 50,000 अगर पूरा कंपनी हमें दे देती है तो देन द एंट्री विल कम द सेकेंड वन, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट. क्योंकि जब भी पैसा आएगा वो हमारे बैंक में आएगा तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैंक बैलेंस को हम इंक्रीज करेंगे, दैट मीन्स डेबिट करेंगे. एसेट इज ऑलवेज इंक्रीज, देन इट इज डेबिटेड एंड टू इंश्योरेंस कंपनी, एंड हु इज द गिवर? द इंश्योरेंस कंपनी. सो इट विल कम इन दिस मैनर, यानी ये सेकेंड एंट्री आ गई. लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है हमने कंपनी के पास क्लेम एडमिट किया और कंपनी ने उसको सिर्फ हाफ या 3/4 ही एक्सेप्ट किया. लाइक 50,000 का नुकसान था, कंपनी ने कहा नहीं है 40,000 का बनता है, वी विल पे यू 40,000. ओके,
सो दैट 10,000 विल बी द एक्चुअल लॉस टू द बिजनेस. ओके, तो उसको आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे? यू विल रिकॉर्ड बैंक अकाउंट डेबिटेड लॉस बाय फायर टू इंश्योरेंस कंपनी. यानी जितने का उन्होंने क्लेम हमें दे दिया वो तो बैंक में आ गया, और जो नहीं दिया, जो एक्चुअल लॉस हुआ, वो आपका यहाँ पर आ गया. यानी वो भी डेबिट ही होगा, क्योंकि लॉस हमेशा डेबिट ही होता है. एंड टू इंश्योरेंस कंपनी, एंड हु इज द गिवर? टू इंश्योरेंस कंपनी. बिकॉज हमने इंश्योरेंस कंपनी को यहाँ फुल अमाउंट से डेबिट किया था, अब हमने क्रेडिट करके उसको कैंसल आउट कर दिया. आई थिंक दिस इज क्लियर. ये आपका इंश्योरेंस यानी लॉस बाय फायर और थेफ्ट का पार्ट था. अब हम आ जाते हैं आगे अपने दूसरा पार्ट. ऑल्दो ये आपका रेगुलर इंक्रीइंग ऑफ एक्सपेंसेस देयर, एंड ये रेगुलर रिकरिंग एंट्री है, यानी ये हर साल होती है. आपकी जितनी भी फिक्स्ड एसेट होती है, अब मैंने सेकंड पार्ट कौन सा लिया? डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट. व्हाट इज डेप्रिसिएशन नाउ? जो भी आपके फिक्स्ड एसेट है, लाइक मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, ओके, बिल्डिंग इज देयर, ओके. लेकिन लैंड इज ऑल्सो एन एसेट. लेकिन लैंड के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगती है, क्योंकि लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती है. डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब भी आप उस एसेट को यूज करते हैं अगेन एंड अगेन फॉर मेकिंग प्रोडक्शन और फॉर डूइंग द प्रोडक्शन बिजनेस, और यू कैन से यू आर यूजिंग इन द बिजनेस ओनली, सो इट गेट्स डेप्रिशिएटेड. यानी उसकी जो वियर एंड टीयर वैल्यू होती है, यानी अगर आप एक बाइक की बात करें, आपने एक बाइक खरीदी या आपने एक कार या वैन खरीदी बिजनेस के लिए, अब बिजनेस के अंदर आप उस वैन को यूज करेंगे, तो आफ्टर 1 ईयर क्या होगा? उस वैन की वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू पहले थी 1 साल पहले, वो कम हो जाएगी. क्यों? क्योंकि आपने उसको चला चला के उसके कुछ पार्ट्स जो थे वो कुछ घिस जाएंगे, कुछ टूट जाएंगे, लाइक दिस, है ना. सो हम उस कॉस्ट को क्या बोलते हैं? वियर एंड टीयर कॉस्ट. और उसको हमने अकाउंट्स में क्या नाम दिया है? डेप्रिसिएशन. और ये हमेशा फिक्स्ड एसेट के ऊपर लगती है. ठीक है, फिक्स्ड एसेट कौन से हैं? जो एसेट हम बिजनेस में लॉन्ग ड्यूरेशन तक यूज करते हैं फॉर प्रोडक्शन एंड फॉर यू कैन से रनिंग द बिजनेस इन अ प्रॉपर मैनर. ओके, लाइक फर्नीचर है, आपका कंप्यूटर है, टाइपराइटर है, तो उनमें थोड़ा थोड़ा वियर एंड टीयर हर बार होता रहता है. सो उसको हम किसमें मेजर करते हैं? डेप्रिसिएशन. बट दिस डेप्रिसिएशन इज नॉट पेड टू एनीवन. ये किसी को दी नहीं जाती है. सो इट इज नॉट अ कैश एक्सपेंडिचर. तो इसके लिए आप ये नहीं कर सकते डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. ये एंट्री इसमें पास नहीं होगी. तो आपकी एंट्री क्या बनेगी है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट, क्योंकि एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई इस केस के अंदर. ओके, आपने अगर आपकी मशीनरी या आपकी जो व्हीकल है, वैन है, अगर उसका वैल्यू 20,000 रुपया कम हो गई, वो 20,000 आपने किसी को देना नहीं है ना, बट एसेट की वैल्यू आपकी कम हो गई. सो आपने उसको कैसे रिकॉर्ड करना है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट. ओके, जब आप एसेट परचेज करते हैं तो एसेट को डेबिट करते हैं, और जब उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं. तो डेबिट में क्या आ जाता है? डेप्रिसिएशन अकाउंट. अब हमारा थर्ड पार्ट, आई थिंक मैंने ये समझा दिया अच्छे से ना. अब हम आते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर, जो हमारा एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ एसेट और ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. अब इसके अंदर क्या होता है? कोई भी एसेट जब आप खरीदते हैं, तो जब आप एसेट खरीदने के बाद उसका किराया, उसकी इंस्टॉलेशन, एवरीथिंग यू पे, वो सारा का सारा जो भी खर्चा उस समय उसके साथ होगा, वो सारा किसके अंदर एड अप हो जाएगा? वो एसेट की वैल्यू के अंदर ही एड अप हो जाएगा. इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. लाइक आपने एक मशीनरी परचेज करी. ओके, अब वो मशीनरी जब बिजनेस में आएगी, यानी फैक्ट्री में आप लेकर आएंगे उसको, तो वो ट्रक या किसी चीज पे लोड होके आएगी, है ना. ऐसे तो उठा के नहीं लाएंगे, तो इट विल कम ऑन द ट्रक और ऑन लोडर और ऑन यू कैन से एनी कन्वेंस के थ्रू वो फैक्ट्री में पहुंचेगी. अब जब वो ट्रक के अंदर आई, तो ट्रक का जो किराया दिया वो भी आप कहाँ ऐड कर देंगे? वो एसेट की वैल्यू के अंदर ऐड कर देंगे. लाइक 1 लाख की मशीन है और आपने 5,000 रुपए किराया दिया, तो आपकी वैल्यू क्या बन गई? 1,05,000. अब उसके बाद आपने उसको बिजनेस के अंदर इंस्टॉल कराया. इंस्टॉल का मतलब होता है फिक्स करवाना, लगवाना, और प्रॉपर जो भी चार्जेस होते हैं वो भी उसी के अंदर एड अप हो जाते हैं. लेकिन अगर आपने 5,000 रुपए और खर्च किए इंस्टॉलेशन के, तो आपकी एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1,10,000. ओके, सो इसमें आपकी एंट्रीज में कोई चेंज नहीं है. यानी यू विल नॉट रिकॉर्ड एसेट अकाउंट डेबिटेड, कैरेज अकाउंट डेबिटेड, नॉट लाइक दैट. व्हाट यू विल डू? 5,000 जो कैरेज है, 5,000 जो इंस्टॉलेशन है, दोनों को एसेट में ही एड कर देंगे. तो एसेट आपकी क्या है इसमें? मशीनरी. तो आपका मशीनरी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी.
So you will record the entry in that manner only, asset account debited to cash और बैंक, जो भी आप करेंगे, लेकिन उसके अंदर एसेट की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे विद द इंस्टॉलेशन एंड कैरेज और कार्टेज चार्जेस. ओके, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इन अकाउंटिंग. एंड सेम वे अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बिल्डिंग के अंदर जो भी उसका मटेरियल, उसका सीमेंट या उसकी जो लेबर लगेगी, उसको भी आप बिल्डिंग की कॉस्ट में ही इंक्लूड करेंगे. ये आपको सबको मालूम होगा, अगर आप कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करवाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, जो भी लेबर चार्जेस भी आप देते हैं वो भी उसी के अंदर एडअप होते हैं. आप टोटल बोलते हैं मेरा 4 लाख रुपया लग गया है ना, तो यही आपको बिजनेस में भी फॉलो करना है. वॉट एवर चार्जेस पेड विद द परचेज ऑफ एसेट और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, एंड दैट विल बी एडेड इन द एसेट अकाउंट ओनली. ओके, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी है तो मशीनरी अकाउंट. Okay, I hope I made my point clear. In this manner, we have discussed this part, and now I will move to the next part in my next video. तो अब जल्दी ही मिलते हैं इन अपनी दूसरी वीडियो के अंदर इसके आगे का पार्ट लेकर, जिसमें जीएसटी और आगे के जो फर्दर पार्ट है, ओपनिंग एंट्रीज, कंपाउंड एंट्रीज, दैट ऑल आई विल डिस्कस, सो दैट all the concepts will be clear to you while passing the journal entries. So, अगर आपको इससे थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो लाइक द वीडियो. So till then, bye bye students, see you in the next video.